हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक आप लोगों ने ये फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, ये सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है और फिर इसको ऐसे कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो बल्ब जलता है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी को। किस तरह का एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि जब बल्ब जलता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी ही तो रिलीज कर रहा है। ठीक है, जो ऐसा एनर्जी ही तो रिलीज कर रहा है, तो वो जो एनर्जी से मिल रहा है वो यहां से सप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये बल्ब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हमारे आसपास ये लाइट उस बल्ब से निकलता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो किस प्रकार का एनर्जी होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इसमें जो ये है, जब भी सर्किट डायग्राम में सोर्स ऑफ एनर्जी को जब इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है तो ये क्या होता है? हमारा बैटरी, जो कि क्या होता है? हमारा डीसी सोर्स। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें फिजिक्स में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमें इसका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है इसे। ठीक है, डीसी सोर्स। लेकिन जब इसके जगह पे अगर हम एसी सोर्स यूज करेंगे तो उस टाइम जो इसका सिंबल है वो कैसा बन जाता है, उसे एक बार मैं बना देता हूं। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है, ये है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि कैसा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है एसी सोर्स। ठीक, तो ये एसी सोर्स हुआ। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब को दे रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके आसपास में लाइट फैला दे रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो एसी सोर्स होता है उसे जेनरेट करने का मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में और 11th में भी। और उस जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इस एसी अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमो। ठीक है, और इसमें होता क्या है? मैग्नेट होते हैं दो। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में, इवन 12th में तो पढ़ेंगे ही अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जाता है। ठीक है, और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? क्वाइल। ठीक है, क्वाइल लगाते हैं। ठीक, और जो ये जो एक्सिस है बीच से, इस क्वाइल का बीच से इसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से इस क्वाइल को हम घुमाते हैं और फिर इसमें आता है फ्लेमिंग हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और उससे हम ये पता करते हैं कि जो इस सर्किट में, इस क्वाइल में जो करंट जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये था हमारा एसी करंट को जनरेट करने का। इसमें होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी जो है
मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो हम एनर्जी अप्लाई करते हैं उसमें इस डायनेमो को घुमाने में, वो मैकेनिकल एनर्जी है। और जो यहाँ से एनर्जी हमें ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हुआ हमारा जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और इससे जो एनर्जी बनता है वो क्या होता है? एसी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो क्या था? हमारा एसी सोर्स। किससे बन रहा था? वो डायनेमो से। ठीक है, लेकिन ये जो बैटरी है, यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहां से आ रहा है? केमिकल एनर्जी से। इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो है वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और यहां पे क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारा किसमें होता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पे कितना अच्छा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, फिर भी हमें इसका जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, कर तो हम दोनों प्रोसेस में वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी हो या फिर एसी सोर्स हो। ठीक है, यहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहां हम केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कर तो वो फाइनली हम जनरेट कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर भी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? उसके कई सारे रीजन है। उनमें से एक जो मेजर रीजन है वो है कि यहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर वही हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहे तो क्या वापस हम इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिए तो इसे अगर हमें स्टोर करने की अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए हमें फिर से जो जरूरत पड़ा वो क्या पड़ा? हमें केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमें फिर इस पूरे चैप्टर को में यही पढ़ना है हमें। ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो हो जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या था ना, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस मैकेनिकल एनर्जी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट इसमें जब केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको वापस हम फिर से केमिकल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं। और यही इस सिस्टम का इंपॉर्टेंट बात है। इसका यही फायदा है कि हम आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इनको कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
ठीक, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उस प्रोसेस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। एंड जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल, इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी इसमें निगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। जब भी एनर्जी चेंज होता है तो उसको हम डिनोट करने के लिए अभी तक क्या यूज किए हैं, डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, कोई भी सिस्टम में हम एनर्जी दे रहे हैं या उससे एनर्जी बाहर हो रहा है तो उस चेंज इन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी होता है। लेकिन जब उसमें केमिकल एनर्जी का भी अगर एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाए, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, उसे डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेल्टा जी जो है वो क्या है, इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक। ठीक है, हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब एसी सोर्स जो जिसमें किसी मेटल रॉड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। लेकिन जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो जहां तक सर्किट है, मेटेलिक रॉड्स है, वहां तक तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। बट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट होगा ना, सॉल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो आयंस के फॉर्म में होगा। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें फिर पढ़ना पड़ेगा जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जो दूसरा टॉपिक है, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना वो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसमें कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड वेरियस टॉपिक आएंगे, कोहलार्स लॉ वगैरह, फिर इसी में हम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे थे उसे स्टोर हम नहीं कर पा रहे थे आसानी से। ठीक है, जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही थी तो हमें दोबारा डायनेमो को ही घुमाना पड़ रहा था, या तो ये डैम के नीचे वो प्रोसेस हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ऊपर से पानी गिरता है डायनेमो के ऊपर, डायनेमो का प्लेट घूमता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या फिर जो मशीन आती है गांव में चलता है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन उसे हम आसानी से स्टोर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम जनरेट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, हम इसको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ले जा रहे थे, किसमें, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जब भी हमें जरूरत पड़ता था तब भी हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें पढ़ना में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड दूसरा इसमें पढ़ना में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से कुछ एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन, राइट, जैसे H2 गैस, O2 गैस, Cl2 गैस, इनका एक्सट्रैक्शन हम आसानी से ये केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इनको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट का डिपोजिशन, जैसे बहुत सारे जो मेटल होते हैं, जैसे लोहे का जो मेटल होता है बहुत जल्दी जंग लग के खराब हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये जिंक का एक लेयर डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गोल्ड का लेयर जो रहता है, गोल्डन कलर का जो दिखाई देता है, उसमें भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये बेसिक
नीड्स थे हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के, पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा जो है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, पहला क्या है हमारा गैल्वेनिक सेल, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होता है हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो केमिकल स्पीसीज को मिलाते हैं और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने A प्लस B किया और ये अपने आप प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो गया, ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर इसी में हमें हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब अगर देना पड़े तो ये क्या हो गया हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें हमें बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, तुरंत, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप ना हो। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक, अगर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो क्या होगा निगेटिव। ठीक है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसमें क्या होता है पॉजिटिव। ठीक, गिब्स एनर्जी को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है कि जब भी एनर्जी चेंज होगा उसमें अगर यदि हीट के अलावा भी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इन्वॉल्व है तो एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा जी को यूज करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी उसे कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, लेकिन यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है, अगर यदि बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए तो इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच का ये बेसिक डिफरेंस हुआ। इसका अगर हम एग्जांपल लिखना चाहे तो इसमें क्या होगा, जिंक प्लस CuSO4। ठीक है, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो यहां पे क्या होगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और Cu, यहां पे कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये जिंक 0 में है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में यहां पे रिलीज करेगा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे रिलीज करता है, ठीक है, उस कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन को होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम दे तो H2O वाटर में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पे हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस प्लस O2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस रहा, ठीक। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये बुक में अच्छे से दिया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी बुक में कोई खास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी पीछे बताया, उसमें क्या था, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। इसमें जो डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बाहर से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा तब ये केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, कन्वर्ट करते हैं इसमें केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैंने पीछे क्या दिया था अभी, H2O, इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे यहां पे, और ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2 गैसियस, ठीक है। ये एग्जांपल जितना आसानी से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसे हम आसानी से समझते हैं, पहले इतना आसान है नहीं जितना आसानी से मैंने लिख दिया, इसे हम पहले समझते हैं, ठीक। एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है, कोई एक कंटेनर लिया, ठीक है। इसमें हमने H2O को भर दिया, यहां पे क्या, यहां पे H2O, ठीक। 2 इलेक्ट्रोड यहां पे इसमें, दो इलेक्ट्रोड लिया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, हमें इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, और वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि देखो यहाँ पीछे मैंने लिखवाया था कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट इसमें किया जा सकता है। तो वो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले एनर्जी देंगे, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस H2O की जगह पे हम ले लेते हैं यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है जब हम इसे वाटर में डालते हैं। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस है वो Cl माइनस के ये निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और निगेटिवली चार्ज जो Cl माइनस है वो पॉजिटिवली चार्ज के पास चला जाएगा, ठीक, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। और यहां पे जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, कैथोड। और यहां पे जो ये इलेक्ट्रोड है इसे क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है, एनोड। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड, और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो एनोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। अब यहां पे समझना पहले इंपॉर्टेंट है ये कैथोड को और एनोड को, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, यहां पे कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है, Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, Cl माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा,
एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर बाद में Cl2 एक दूसरे Cl के साथ कंबाइन करके Cl2 बन जाएगा और गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक। अभी तक आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, उसे रिडक्शन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। उससे पहले हम जरा इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर दे। इलेक्ट्रोड है क्या ये? यहां पे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है इलेक्ट्रोड कहेंगे किसी? इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक प्लेट होता है या मेटेलिक रॉड होता है, ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ये क्या होता है हमारा? एक मेटेलिक रॉड या प्लेट, ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड में एक को हम क्या कहते हैं? कैथोड, और दूसरे को क्या कहते हैं हम? एनोड, ठीक है। इसमें से जो कैथोड है हमारा, कैथोड, ठीक, कैथोड। अब कैथोड कहेंगे किसको? इस डायग्राम को देखने से आपको क्या लग रहा है? कैथोड कहेंगे किसको? जिसपे रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। इलेक्ट्रोड where reduction takes place। हम क्या कहेंगे? उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे, ठीक है। अब रिडक्शन कहते किसे हैं? अभी तक आप लोगों ने जो रिडक्शन पढ़ रखा है उसका डेफिनेशन क्या होता है कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप लोगों ने अभी तक रिडक्शन के बारे में ये पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक नया जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो नोन एज रिडक्शन। जैसे कोई एक केमिकल स्पीसीज ए है, ठीक है, इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो अब इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया। ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। वैसा ही जो दूसरा इलेक्ट्रोड था हमारा, उसे क्या कह रहे थे हम? दूसरे इलेक्ट्रोड को एनोड, ठीक है। तो एनोड किसे कहते हैं? एनोड, ठीक है। किसे कह रहे थे? जहां पे इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन को अब समझते हैं, ठीक। अभी तक आप लोगों ने ऑक्सीडेशन को पढ़ा होगा, जैसे पीछे हम रिडक्शन को एक्सप्लेन किया मैंने, वैसे ही इसको जस्ट रिवर्स करना है। इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम क्या कह रहे थे अभी तक? ऑक्सीडेशन। बट अब यहां पे एक नया जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को उतना लिखने से अच्छा है
ई माइनस से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होगा इसमें, फॉर एग्जांपल कोई एक, अभी मैं जो यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं ए प्लस इलेक्ट्रॉन और या ए माइनस इलेक्ट्रॉन, इसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दो एग्जांपल लेकर के, ठीक है। कोई एक सब्सटेंस ए है, अगर यदि ये ए प्लस और ई माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो इसका यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और पिछला वाला जो केस था इसका यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। समझ में आया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और कैथोड एनोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आपको कैथोड एनोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर सही से समझ में नहीं आया है तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और यहां पे कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड निगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। बट गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये याद कर लेते हैं कि जो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है उसे हम कैथोड कहेंगे और पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे, लेकिन ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड कहेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ये याद रखो, इससे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ये सही करेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन, ठीक है, और एनोड पे क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी को मैंने यहां पे अभी एक्सप्लेन किया है वन बाय वन। एक इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, मेटेलिक रोड है या मेटेलिक प्लेट है, जिसको हम सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसमें से एक को हम कैथोड कहेंगे। वो इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। और रिडक्शन जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसे अब तक हम लोगों ने रिडक्शन पढ़ रखा है, लेकिन अब अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और हाँ, इसे रिडक्शन कहेंगे। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड था वो एनोड था, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अभी तक हमने ऑक्सीडेशन को पढ़ रखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। किसी एक कंटेनर में हमने क्या किया, इसमें क्या लिया हमने, NaCl, ठीक है। और ये प्लस H2O, वाटर में हमने NaCl को मिला दिया, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया इसमें, ठीक। पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है उसे हम समझते हैं पहले। यहां पे हमने NaCl ले रखा है, ठीक है, NaCl। ये क्या होगा, Na प्लस एक्वस, ठीक है। ये एक्वस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर को एक्वा भी कहा जाता है, इसीलिए हमने एक्वा उसका AQ लिखा है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से ये सराउंडेड है, ठीक है। और प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक। अब NaCl को जब इसमें ये डिसॉल्व किए, दो इलेक्ट्रोड को हमने इस सॉल्यूशन में डिप किया, तो अब होगा क्या, जो Na प्लस है वो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, मतलब इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे उस इलेक्ट्रोड को बना दिया, ठीक है। निगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। तो होगा क्या कि ये Na प्लस जो है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है,
ठीक है। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, ठीक। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन। और ये इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, जहां पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड, ठीक है, कैथोड। अब इधर देखते, इधर क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रोड था हमारा, ठीक है, ये हमारा जो निगेटिवली चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज है वो ये अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोड ये आयन जो है, केमिकल स्पीसीज क्लोरीन जो है निगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ठीक। ये क्या करेगा कि Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। Cl के पास तो वैसे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इनर में 2, उसके आउटर में कितने, 8 2 10 खत्म और बचे 7। वो 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। ये हुआ 7 इलेक्ट्रॉन, Cl का अपना 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये निगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसे दूसरे कलर से मैं डिनोट कर दूं, तो ये जो निगेटिवली चार्ज जो है ना क्लोरीन के ऊपर, वो किसकी वजह से है, ये ग्रीन वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया इलेक्ट्रोड को, और ये बन जाएगा क्या, Cl निगेटिवली चार्ज। इसके पास जो निगेटिव चार्ज था, वो निगेटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज जो था इसका, वो निगेटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने आ गए, ये अब न्यूट्रल हो गया। इसी प्रकार से एक और Cl आएगा, एक और Cl यहां पे आएगा, ठीक है, माइनस, और यहां से ये एक और Cl आएगा, यहां से Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां पे देगा, ठीक है, और यहां से Cl, न्यूट्रल Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगी, और ये बाद में ये Cl2 बन जाएगा, जो कि गैसियस होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, ठीक है, ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। ये क्या है, हमारा एनोड, ठीक है। ये समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो फाइनली किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। NaCl को आपने घर में देखा होगा, जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं NaCl तो कुछ नहीं होता है, वो सॉल्यूशन पड़ा का पड़ा रहता है। लेकिन जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे 2 इलेक्ट्रोड को डिप करके, तो एक इलेक्ट्रोड के सामने ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में जम जाएगा और दूसरे में क्लोरीन गैस रिलीज होने लगेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। दूसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये केमिकल रिएक्शन के जरिए हम कुछ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट को अगर हमें ये प्योर फॉर्म में लाना होता है, तो जैसे यहां पे देखो क्लोरीन गैस हमें मिल रहा है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम यहां पे अलग हो जा रहा है NaCl से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज ये एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने में भी किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन को लिख रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और H2O का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, H2O का, ठीक है।
पिछली बार क्या था, NaCl में हमने H2O को डिसॉल्व किया, H2O में NaCl को डिसॉल्व किया था। हम अब की बार जो है ना इसमें कुछ भी डिसॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग सोचेंगे कि अपने घर में ही NaCl के सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड को डिप करें और देखते हैं उसमें से क्या ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग चेक करना चाहेंगे और करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे जो क्लोरीन गैस निकलेगा ना इस इलेक्ट्रोड के सामने से, वो इलेक्ट्रोड के सामने से जो क्लोरीन गैस निकलेगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि गैसेस जनरली दिखाई हमें नहीं देते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेटअप चाहिए जो शायद आप लोग नहीं बना पाएंगे अपने घर पे, अपने जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे शायद वो उस प्रकार का सेटअप आप नहीं बना पाएंगे, जिसके वजह से ये रिएक्शन अगर आप करना भी चाहे तो आप करेंगे, हो भी जाएगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात कि इस रिएक्शन को होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो शायद आप प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे उस एक्सपेरिमेंट में, तो ये आपका रिएक्शन आप शायद ना कर पाए। लेकिन अगर यदि सारा कंडीशन को आप अगर फुलफिल करते हैं तो रिएक्शन आप खुद से भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ठीक है। इसमें थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी, जितने भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका एक्सपेरिमेंट के साथ हम प्रूव भी कर सकते हैं, बस जितने कंडीशन चाहिए वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप टेस्ट करते हैं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर हो भी जाए तो आप शायद उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ले रहा हूं H2O को। मैं ये दो यहां पे अभी टाइम क्यों बिता रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड, एनोड कहते किसे हैं, होता कैसे है, ठीक है। क्योंकि जब गैल्वेनिक सेल में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी, तो वहां पे इतना डिटेल से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वहां पे मैं सीधा लिखूंगा कि देखो यहाँ पे Na+ है, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे हो रहा है वो आपको समझ में यहाँ पे आया ना। क्लोरीन है, पॉजिटिवली चार्ज के इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं H2O का। अब इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, हम इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड को मैंने डिप किया है, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, एक निगेटिवली चार्ज रहेगा। ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक। तो अब यहां पे समझना पड़ेगा आपको कि जो H2O है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेंगे, तो ये जब भी टूटेगा, ठीक है, जब भी ये H2O टूटेगा तो वो O- और H+ में टूटेगा, ठीक है। O- और H+ में टूटेगा। जब भी H2 टूटेगा तो वो O- H+ में टूटेगा, ठीक है। तो अब इसमें केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर उसे हम देखते हैं, ठीक है। H2O है, ये किस में टूट रहा है, H+ में और O- में, ठीक है। H+ में, O- में। H+ है, किधर जाएगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये आया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लेगा, ठीक है। चूंकि हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। अगर यदि उसके पास H+ है मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा रिलीज कर चुका है, बस उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा, H+ से H0, ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहेगा। एक दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा H+, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, H न्यूट्रल के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा हमारा क्या, H2 गैसियस, ठीक है। क्या होगा, H2 गैसियस, ठीक। और इधर ऑक्सीजन O- जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब देखो O- जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रहते हैं, 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनर सेल में रहते हैं, बाकी 6 आउटर सेल में रहते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो इनर सेल में रहता है, बाकी 6 आउटर सेल में रहता है, ठीक है।
ये हो गए इसके 6 अपने वाले इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसका नहीं है वो होगा। तो ये अब ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दे देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दे देगा और ये बाद में बन जाएगा क्या, O 6 इलेक्ट्रॉन के साथ O0। जो निगेटिव चार्ज था वो बाद में अब यहां पे क्या हो जाएगा, O0। और ऐसा ही एक और ऑक्सीजन O- अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा। ठीक है, और ये बन जाएगा क्या, O0 विथ 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों रहेगा और ये जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बन जाएगा, O2। ठीक है, O2 ये भी गैसियस फॉर्म में होता है इमीडिएटली इलेक्ट्रोड के सामने से। अब जैसे ये इस एक्सपेरिमेंट को भी आप अपने घर में करना चाहे मे भी हो जाए, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले कि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्या पता वो आप प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आपको करवा भी देते हैं तो ये प्रोसेस अगर हुआ भी तो जो गैस निकलेगा ना वो शायद आप देख नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, उसे डिटेक्ट करने के लिए अलग स्पेशल टाइप का सेटअप चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन और यहां पे क्या हो रहा है, H2 का रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये क्या हो रहा है यहाँ पे अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, एनोड। ठीक है, एनोड। तो ये समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट जो इसमें डेफिनेशंस है। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है इसमें हो क्या रहा है, फाइनली इलेक्ट्रॉन का ही तो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जो H+ है वो बाद में क्या बन रहा है, H एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के, और O- है वो O में पहले कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, O में पहले कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर रखे। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रोड थे, बीच का जो H2O था ये टूटा H+ में और O- में। ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां पे नहीं आएगा, ये H+ जो है ना वो पहले यहां पे जाएगा। ठीक है, H+ जो इलेक्ट्रोड का सरफेस है उसके ऊपर जाएगा पहले हमारा क्या, केमिकल स्पीसीज, चार्ज केमिकल स्पीसीज, और उसके बाद ये इलेक्ट्रोड उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो सॉल्यूशन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये निगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और सॉल्यूशन के अंदर घूमने लगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, इसके अंदर जो चार्ज स्पीसीज हैं उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक है, क्या है, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैपन एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, मैं ये क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है वो आयंस के मूवमेंट की वजह से सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ O- और H+। ठीक है, लेकिन अगर ये हम इस रॉड को देखें, इस वायर को देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को याद रखना। ठीक है, जो मेटेलिक रॉड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में मूव नहीं करते, वो जहां है वहीं पे रहते हैं, आयंस उसके पास जाते हैं। ठीक है, ठीक,
ये हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जो बुक में अच्छे से दिया हुआ नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंस आगे पड़ता है जरूरत, इसीलिए मैंने यहां पे लिखवा दिया। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड है वो निगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज रहेगा और जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, ठीक। जो गैल्वेनिक सेल होगा उसमें क्या होगा, कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, अब इसमें हो क्या रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H+ और O- का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, शायद समझ में नहीं आया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। इस सिस्टम में हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा था, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हुआ यहां पे अभी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हुआ। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, मैं यहां पे सिर्फ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। ठीक है, हम गैल्वेनिक सेल नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहली बात कि गैल्वेनिक सेल को दो और नाम से जाना जाता है। पहला डेनियल सेल। ठीक है, ये डेनियल सेल का स्पेलिंग थोड़ा मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं देख रहा हूं, डेनियल सेल। और दूसरा वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिए हम अच्छे से। अब गैल्वेनिक सेल को शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, और यहां पे गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा इसमें। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा सी निगेटिव से। डेल्टा जी कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन का अगर यदि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी अगर निगेटिव लिखा हुआ है, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सिर्फ दो केमिकल स्पीसीज या फिर उसमें जितने भी रिएक्टेंट है, जैसे ही उसको मिक्स करो आपस में, वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप तुरंत बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा होता है क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इससे पीछे हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो देखा था उसमें क्या था, हाँ इसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, ठीक है, इसका सेटअप जो था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो सेटअप है वो ऐसा है। इसमें क्या कर रहे थे हम, किसी एक कंटेनर में सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं और उसमें बाहर से हमने सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में हमें दो कंटेनर लेना पड़ता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में
दो कंटेनर्स होते हैं, ठीक। गैल्वेनिक सेल में दो कंटेनर होते हैं। जो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है, जिसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक्सप्लेन करूंगा, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन को यूज किया, ठीक है, स्टैंडर्ड। और फर्स्ट टाइम जो ये एक्सपेरिमेंट भी जो हुआ था वो इन्हीं दो सॉल्यूशन का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि केमिकल एनर्जी अपने आप केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए जो यूज हुआ था वो जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन यूज हुआ था, ठीक है। और इलेक्ट्रोड भी थे उनके जिंक और कॉपर के ही, ठीक। तो दो सॉल्यूशन है कंटेनर में, मैंने दो सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। मैंने इसमें जैसा कि मैंने बताया जो स्टैंडर्ड है वो कॉपर और जिंक का, इसमें क्या हमने लिया है Cu कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहां पे कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जो इलेक्ट्रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड है ये भी क्या है हमारा कॉपर का ही है, ठीक है, Cu का इलेक्ट्रोड है, ठीक। और अब इधर जो हमने ले रखा है वो क्या है हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 का सॉल्यूशन। यहां पे जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। इसमें जो इलेक्ट्रोड डिप है वो भी किसका है, जिंक का है, जिंक का है, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी लगाना पड़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा था, इसलिए हमने सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी को लगाया है। लेकिन यहां पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, हम डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रोड थे वो एक ही सॉल्यूशन में डिप था, यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो दो डिफरेंट सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये एक्सपेरिमेंट को किया गया, इसमें एक और सेटअप जो है वो है सॉल्ट ब्रिज का, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है, बस याद रख लो इसे, अभी आगे हम समझाएंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज इसमें लगा हुआ होता है। अब जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया और यहां पे जब हम ये करंट अमीटर लगाए जो करंट को मेजर करता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी जब ऐसा सेटअप को लगाया गया तब, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा था ना कि जो ये जिंक है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जा रहा है, ठीक है। ये जो जिंक के एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से ऐसे यहां पे ये अमीटर है, इस इलेक्ट्रोड पे आते हैं, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने यहां से रिलीज किया है। और इस सॉल्यूशन में ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक वो सॉल्यूशन कॉपर 2+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि इस सॉल्यूशन में Cu2+ भी है, ये दो इलेक्ट्रॉन को Cu लेकर के और दो इलेक्ट्रॉन को Cu लेकर के यहां पे और Cu सॉलिड, ये एक्वस है, ये पानी में घुला हुआ है, लेकिन अब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा था और बदले में हमें क्या दे रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनिक सेल। ये फेनोमेना जब होते हुए देखा गया तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप जैसे ही दो सॉल्यूशन को लिया और बस दोनों को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और बीच में ये सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड ये है, ये जिंक वाली जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जिंक वाली जो इलेक्ट्रोड है यहां पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां जिंक का, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है हमारा एनोड, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कॉपर यहां पे Cu2+ से Cu में जा रहा है, बदले में दो इलेक्ट्रॉन यहां पे ले रहा है और यहां पे जिंक Zn जो है वो Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में टूट जा रहा है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है,
कॉपर को रिड्यूस करने में। यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको हम इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे हम, कैथोड। कैथोड, इसे क्या कहेंगे हम, कैथोड। अब देखो मैंने पीछे बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो जो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जिंक जब Zn2+ में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की ये मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये निगेटिवली चार्ज है, जिसे हम यहां क्या कह रहे हैं, एनोड, ठीक है। डिफरेंस आ गया ना। वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड रहता है, यहां पे वो कैथोड बन जाता है, और जो कैथोड रहता है वो एनोड बन जाता है, ठीक है। यहां पे कॉपर 2+ स्टेट में है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। यहां पे निगेटिवली चार्ज को क्या कह रहे हैं, एनोड, और पॉजिटिवली चार्ज को क्या कह रहे हैं, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट इसका उल्टा था, ठीक है। तो ये है गैल्वेनिक सेल। इसका बेसिक जो स्टैंडर्ड यूज किया गया था एक्सपेरिमेंट में, वो स्ट्रक्चर है। अब गैल्वेनिक सेल को और अच्छे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।